सनी, ऋत्विक और अनुज तीनों जबलपुर के एक ही मोहल्ले के रहने वाले लंगोटिया यार थे। स्कूल और क्लास भी तीनों का एक साथ ही था। हालांकि तीनों दोस्तों का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, पर घर वालों के वजह से पढ़ना तो था ही। तो 12वीं के बाद तीनों ने इंजीनियरिंग करने की सोची और देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। पर भाग्य से इन तीनों का नाम कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन लिस्ट में एक साथ आ गया। फिर क्या था, साथ होने का सोचकर तीनों ने कोलकाता को ही चुना और सभी फॉर्मेलिटी ऑनलाइन पूरी करके अपना अपना एडमिशन करवा लिया। अपना बैग पैक करके तीनों स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़कर हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन से कॉलेज जाने के लिए इन्होंने टैक्सी बुक किया और निकल पड़े। पहली बार कोलकाता आने की वजह से कोलकाता की जगहें इनके लिए बिल्कुल अनजान थी। तो तीनों दोस्त जिज्ञासु होकर ड्राइवर से कोलकाता में मौजूद घूमने फिरने और मौज मस्ती करने की जगहों के बारे में पूछने लगे। टैक्सी ड्राइवर भी इनकी कंपनी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था और तमाम जगहों को दिखाते और घुमाते हुए उन जगहों के बारे में बता रहा था। तकरीबन आधा घंटा बीता होगा। टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल में फंसी हुई थी। उनकी टैक्सी के बगल में एक स्कूटी भी ट्रैफिक में फंसी थी, जिसमें दो बलासी खूबसूरत लड़कियां बैठी थी। उन दोनों लड़कियों को देखकर इन तीनों खुराफातियों के दिमाग में खुराफात सूझती है। ये लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए गाना गाने लगते हैं। इससे पहले कि इनका प्यार परवान चढ़ पाता, सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो दोनों दूसरी तरफ चली जाती है, जिसे देखकर सनी तुरंत ऋत्विक और अनुज को बोलता है, देखा सालों, तुम दोनों के ठरकपन की वजह से तुम्हारी होने वाली भाभी ने अपने सैया के तरफ देखा भी नहीं। अबे साले, भैया बोल भैया। ये कहकर अनुज ऋत्विक को देखकर हंसने लगता है। तभी ऋत्विक कहता है, अबे भाभी तो वो तुम दोनों की होती अगर ये सिग्नल ग्रीन ना हुआ होता। इनकी बातें सुनकर टैक्सी ड्राइवर भी मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक से इंजन में एक जोरदार आवाज के साथ टैक्सी बंद पड़ जाती है। टैक्सी ड्राइवर नीचे उतर के देखता है कि गाड़ी को हुआ क्या है। पीछे से तीनों दोस्त भी उतरते हैं। अनुज कहता है, क्या हो गया आपके इस धन्नो को? तो ड्राइवर कहता है, इंजन में कूलेंट कम होने की वजह से गाड़ी हीट हो गई है, गाड़ी ठंडा होने तक रुकना पड़ेगा। ऋत्विक कहता है, चलो तब तक हल्का हो जाते हैं। वो सड़क किनारे पेशाब करने वाला ही होता है कि तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे दादा रुकिए, यहाँ पेशाब मत कीजिए। तो सनी कहता है, पर यहाँ ऐसा कहाँ लिखा है कि यहाँ पेशाब करना मना है? ड्राइवर बोलता है, नहीं नहीं, ये जो दीवार आपके सामने है इसके उस तरफ कब्रिस्तान है और कहते हैं कि कब्रिस्तान की दीवार या अगल बगल पेशाब नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये कब्रिस्तान कोई मामूली कब्रिस्तान नहीं है। अनुज कहता है, मामूली कब्रिस्तान क्या होता है? कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही होता है ना? तो ड्राइवर कहता है, दादा ये कब्रिस्तान कोलकाता की सबसे हाउंटेड जगहों में से एक है। शाम होते ही इसके अगल बगल के रास्ते से गुजरने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये सुन के ऋत्विक तुरंत गाड़ी के पास आता है और अनुज और सनी को देखकर ड्राइवर से रोमांचित होते हुए पूछता है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ जिसके वजह से लोगों में इतना खौफ है? ड्राइवर बोलता है, लोगों का कहना है कि रात में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती है तो कभी किसी बच्चे की। सनी पूछता है, क्या आपने कभी रात में इस तरह की घटना खुद के आंखों से देखी है? तो ड्राइवर तुरंत कहता है, ना बाबा, हमको इतना जल्दी मरने का शौक थोड़ी है। तो मतलब ये सब बातें बस आपने सुनी ही है? ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि कई लोगों ने यहाँ रात में आके देखने की कोशिश की है कि आखिर रात में औरतों और बच्चों के रोने की वो आवाजें कहाँ से आती हैं, और कब्रिस्तान में सच में कोई भूत दिखता भी है या नहीं, पर कोई भी आज तक वापस लौटकर नहीं जा पाया है। तीनों ध्यान से ड्राइवर की बातों को सुन रहे थे कि तभी अनुज का फोन बजता है।
फोन उसकी माँ का था। वो पूछती है कि तुम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे कि नहीं। वो अपनी माँ को कहता है कि हाँ माँ, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, पहुँचकर मैं आपको फोन करता हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देता है और ड्राइवर को कहता है कि दादा जल्दी चलो वरना अब अगला फोन पापा का आएगा, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। शाम होती है। हॉस्टल में ऋत्विक अपने सोशल मीडिया के लिए व्लॉग बना रहा था, जिसमें वो अपना नया कॉलेज और हॉस्टल के बारे में बात कर रहा होता है। तभी अनुज कहता है, यार वो ड्राइवर जो कह रहा था वो बात सच होगी क्या? क्या सच में उस कब्रिस्तान में किसी बच्चे और औरत के रोने की आवाज आती होगी? सनी कहता है, क्या बे तू अभी तक उसी बात पर अटका है? भूल जा उस बात को। अनुज कहता है, चल ना उस कब्रिस्तान में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ वाकई में क्या होता है। और ऋत्विक को बोलता है, चल बे व्लॉगर, कब्रिस्तान का व्लॉग बनाते हैं। ऋत्विक भी हामी भरता है और तीनों निकल जाते हैं कब्रिस्तान के लिए। वो लोग टैक्सी लेते हैं, पर चूंकि ड्राइवर उस रास्ते पे जाने से हिचकिचा रहा था तो उसने तीनों को कब्रिस्तान के थोड़ा पहले ही ले जाकर उतार दिया था। वहां से वो लोग पैदल ही कब्रिस्तान के तरफ निकल जाते हैं। उस रास्ते में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तीनों कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो अपने सामने कब्रिस्तान का गेट देखते हैं। बाहर से देखने में ही वो कब्रिस्तान काफी भयावह लग रहा था। सनी कहता है, यार सच में ये तो बाहर से ही भूताहा लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या माहौल होगा। तो अनुज कहता है, वो तो अब अंदर चलने पे ही पता चलेगा। इतना कहकर तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। इधर ऋत्विक व्लॉग बनाते हुए वहां मौजूद सभी चीजों की वीडियो बना रहा था। थोड़ा अंदर जाने पे उन्हें रातरानी फूल का पेड़ दिखता है, जो चारों तरफ हवाओं में मदहोश कर देने वाली खुशबू बिखेर रहा था। ऋत्विक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलता है, फ्रेंड्स तो ये है कब्रिस्तान में मौजूद फूलों का पेड़, जिससे बहुत ही मस्त स्मेल आ रही है। तभी अनुज की नजर वहां लगे एक बोर्ड पर जाती है, जिसमें लिखा होता है, कब्र की तरफ जाने का रास्ता। तीनों अंदर बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। इसे सुनकर तीनों थोड़ा सा सहम जाते हैं, पर आगे होने वाली घटनाओं से अनजान तीनों इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चालू रखते हैं। ऋत्विक अपने फोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा होता है तो उसे अचानक से अपने पीछे एक आकृति दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही जोर से डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। वो ये बात सनी और अनुज को बोलता है तो दोनों उसे डरपोक और फट्टू बोलते हुए उस पर हंसने लगते हैं। ऋत्विक बोलता है, यार सच में कोई तो था मेरे पीछे। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। दोनों उसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, एक काम कर, हम दोनों का वीडियो बना, देखते हैं कौन दिखता है हमारे पीछे। ऋत्विक बोलता है, यार सच में कोई तो था मेरे पीछे। हाँ तो बनाना वीडियो, कौन था अभी दिख जाएगा। डरते हुए वो उन दोनों का वीडियो बनाता है। तभी पीछे झाड़ियों से किसी के आने की बहुत ही तेज आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। ऋत्विक पहले से ही डरा हुआ था और ये आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है और सनी और अनुज के पीछे छिप जाता है। तभी झाड़ियों के बीच में से एक कुत्ता बाहर निकलता है, जिसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा होता है। कुत्ते को देखकर सनी और अनुज जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऋत्विक को बोलते हैं, किधर है बे तेरा भयानक भूत? तुझे ये कुत्ता तो नहीं दिख गया था अपने पीछे? ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं और ऋत्विक के हाथ से उसका फोन लेकर रिकॉर्ड किए हुए वीडियो देखने लगते हैं। तो उन्हें वीडियो में वही भयानक आकृति ऋत्विक के पीछे दिखती है, जिसका एहसास ऋत्विक को हुआ था। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है।
फिर वो लोग उन दोनों का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखते हैं जो उन्होंने ऋत्विक से मजाक में बनवाया था। वो लोग देखते हैं कि उस वीडियो में भी पीछे वही डरावनी आकृति दिखाई देती है। ये देखकर तीनों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो लोग इधर उधर देखते हैं पर कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तीनों मुड़ते हैं और कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए तेजी से वापस भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं लगता कि जिस रास्ते से वो लोग आए थे वो रास्ता किधर गायब हो गया। कब्रिस्तान मानो कोई भूल भुलैया बन गया था। वो लोग हताश होकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे कि तभी कहीं से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। इसे सुनते ही तीनों दोस्त जोर जोर से चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो टैक्सी वाला सही बोल रहा था। लगता है हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते कहते वो लोग भाग रहे थे कि तभी उन्हें दूर से वही रातरानी फूल का पेड़ दिखता है, जिसे देखकर ऋत्विक जोर से बोलता है, भाई वो देखो, गेट के पास जो पेड़ था वो उधर रहा। तीनों उस पेड़ की तरफ दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं तो वहां का माहौल देखकर उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उस पेड़ के नीचे सैकड़ों भूत थे जो अपने हाथों में मोमबत्तियां थामे हुए उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ये सब देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लोग दूसरी तरफ भागने के लिए मुड़ते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें ढेर सारी कब्रें दिखने लगती हैं, जिससे डरावने हाथ बाहर आ रहे होते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करें। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच समझ पाते, पीछे से वो सारे भूत इन लोगों पर हमला कर देते हैं और इन्हें घसीटते हुए उस पेड़ के पास ले जाकर पटक देते हैं। तीनों अपने आप को उनके चंगुल से आजाद करने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो अपना हाथ तक हिला नहीं पाते। उस जगह भी वैसे ही हाथ जमीन के नीचे से बाहर निकल आते हैं और इन तीनों के शरीर को जकड़ने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका शरीर जमीन में धंसने लगता है। तीनों चिल्लाने और रोने लगते हैं और खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगते हैं, पर इन सब का कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते उनका पूरा शरीर उनकी चीखों के साथ उस कब्रिस्तान में जिंदा ही दफन हो जाता है। इन तीनों की गुमशुदगी का पता लगाने के लिए इनके माता पिता आज भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, पर इनका कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। तीनों के फोन की आखिरी लोकेशन भी रहस्यमयी रूप से उस कब्रिस्तान से दूर दिखाई दे रही है, जिसे किसी का ध्यान उस कब्रिस्तान में नहीं जा रहा। तो अगर आप भी कभी ऐसे रहस्यमयी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो एन आर्टिस्ट प्रोडक्शंस के इस हॉरर पॉडकास्ट को जरूर अपने ज़हन में रखें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देना ना भूले। धन्यवाद।